चलें कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स, और उसमें मैंने आप लोगों को फर्स्ट जो है वो बता दिया था कि हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, या एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उनको हम क्या कहते हैं। नाउ आज अभी हम लोग इसको आगे फर्दर करेंगे। इसमें हमारे पास है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ये भी थोड़ी सी हिस्ट्री मैंने आपको बता दी थी कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी होती क्या है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी का मतलब ये है कि जब आपके पास कोई भी एक ऐसा यानी ये एक हमारे पास एक कोई भी एलिमेंट जिनका आपके पास एटॉमिक नंबर जो है वो 82 से ज़्यादा हो, तो वो कुदरती तौर पर खुद ब खुद उसमें से रेज निकलती हैं। तो वो जो रेज निकलती है किसी भी एलिमेंट से, उस एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। और तब तो उसको हम लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। देन फिर जो प्रोसेस होता है, द प्रोसेस इज नोन एज अ रेडियो एक्टिविटी। अब इसमें जो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली तौर पे, मतलब कुदरती तौर पे उनमें से जो है वो रेज निकलती हैं, और उनको हम कहते हैं ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। और कुछ जो है जिनके साइंटिस्ट जो है, या उनको हम खुद ही उन पे कुछ ऐसा उसके साथ एक्सपेरिमेंट या ऐसा उसके साथ प्रोसेस करें कि जिसकी वजह से उनमें से वो रेज जो है वो बाहर निकले, तो उसको हम कहते हैं कि दिस इज नॉन एज अ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। अभी इसी रेडियो एक्टिविटी में मैं आप लोगों को एक एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ रदरफोर्ड का, और उसके अलावा और भी डिफरेंट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये एक एक्सपेरिमेंट किया। कि उसी एक्सपेरिमेंट को मैं अभी एक्सप्लेन करके देती हूँ। ये है आप लोग के पास, जैसे कि अभी यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे एक फॉयल लिया गया है, ठीक है। उस फॉयल में से क्या किया है, अब ये जो मेरे पास नज़र आ रही है क्या है, मैग्नेटिक का है, मैग्नेट यूज़ किया गया है यहाँ पे। जब मैग्नेट यूज़ किया गया है और यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स इधर प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब इसको इसके करीब इन्होंने रखा, तो ये एक्सपेरिमेंट अगर मैं देखूं तो ये मेरे पास एक ब्लॉक है जिसके अंदर उन्होंने एक सुराख किया था और उसमें एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट है। सो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है, ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट इन्होंने यूज़ किया था, रेडियम। दिस जो एलिमेंट है ये हमारे पास क्या है, रेडियम है। अब इस एलिमेंट रेडियम जो है वो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, इस चैम्बर के अंदर इसको यहाँ पे थोड़ा सा ये ले लिया है थोड़ी सी मिकदार में। और उसके बाद अगर हम इसको देखें तो हमारे पास अगर ये जो इसकी यहाँ पे ये वाला पार्ट आ रहा है जिसमें से ये होल बना हुआ है, तो यहाँ से अगर आप देखो तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, इसकी जो रेज है वो पास हो रही हैं इसी में से ही, यहाँ से आपको ये पास होती हुई नज़र आ रही होंगी। तो कुछ रेज जो है उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व किया यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में कि इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि बिल्कुल सीधा ही इसी जो ये एस डायरेक्शन है, यानी सीधा हमारे पास स्ट्रेट लाइन में इसमें से रेज निकल रही हैं, पार्टिकल्स में से रेज निकल रही हैं। और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो कि राइट साइड पे अपनी डायरेक्शन चेंज करी, और कुछ जो है वो लेफ्ट साइड पे उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब इन्होंने कहा ये जो हमारे पास पार्टिकल्स हैं तो रेस तो इसमें से निकल रही हैं। अब इन्होंने किया क्या, जो स्ट्रेट लाइन में रेस निकलती हैं उन रेस को उन्होंने नाम दे दिया गैमा रेस, और जो आपके पास राइट साइड पे आ रही हैं यानी सीधे हाथ की तरफ पार्टिकल्स निकले हैं उन पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दे दिया बीटा पार्टिकल्स। और जो आपके पास लेफ्ट साइड पे रेस जो निकल रही होती हैं उन रेस को उन्होंने नाम दे दिया कि दीज पार्टिकल्स आर नोन एज अ अल्फा पार्टिकल। अब इन अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, इनको हम फर्दर एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ कि ये है कैसी, होती किस तरह है, इनकी जो स्पीड होती है रेस की ये किस तरह होती है, और अगर ये शुआएं या ये पार्टिकल्स किसी दूसरे एलिमेंट पे, किसी भी दूसरी चीज़ पे पड़ते तो क्या उसका ये उस पर कोई अपना असर छोड़ती हैं, इसका कोई इफेक्ट होता है या नहीं होता। सबसे पहले हम आते हैं अल्फा पार्टिकल्स की तरफ। जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं जो कि बिल्कुल किस लाइट में साइड पे आ रही है, हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स ये हमारे पास आती हैं लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो इन पार्टिकल्स को पहले एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप इनको देखो तो हमारे पास जितने भी ये अल्फा पार्टिकल्स है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही खारिज होते हैं, उनमें से ही निकलते हैं। यानी ऐसे एलिमेंट्स जिनमें ये रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस खुद हो रहा है, यानी उनकी न्यूक्लियस के अंदर जो है वो कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है कि जिसकी वजह से वहाँ से रेज जो है वो बाहर निकलती हैं, ठीक है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट से ही ये रेज निकलेंगी, अल्फा रेज। फिर अगर हम इनकी वेलोसिटी को देखें तो इनकी वेलोसिटी जो है उसकी स्पीड कितनी होती है, 1.4 से लेकर 1.7 मीटर तक इंटू 10 पावर
7 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इतनी इन पार्टिकल्स की स्पीड होती है। तो 10 की अगर मैं पावर जो है वो दोनों हमारे पास 7 ही मीटर पर सेकंड है, जैसे कि हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम देखें तो वो हमारे पास वो फर्दर अभी आगे नेक्स्ट जो हमारे पास पार्टिकल्स होती है उनको भी इसके साथ हम कंपेयर करेंगे। देन उसके बाद अगर इन रेस की वेलोसिटी को हम देखें तो ये डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि आप किस तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर कोई भी आपके पास जो एलिमेंट होगा वो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ या स्पीड के साथ उसमें से रेस निकल रही होती तो उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट में ये रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस हो रहा है, रेस का जो निकलना है, वो अगर उसकी रेडियो एक्टिव जो प्रोसेस है, ये रिएक्शन है, वो स्लो है, तो वहाँ से वेलोसिटी भी उन रेस की क्या हो जाएगी, कम होगी। स्लो रेट के साथ वो वेलोसिटी, उसी वेलोसिटी के साथ ये रेस जो है वो निकलेंगी। देन जितने भी हमारे पास अगर हम इन डिफरेंट एलिमेंट्स को देखेंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, तो उनकी वेलोसिटी डिपेंड करती है उस एलिमेंट पे, कि वो एलिमेंट जो है वहाँ से वो कितने अल्फ़ा रेज उसमें से निकल रही होती है। जितनी उसमें से अल्फ़ा रेज निकल रही होती है तो उसकी वेलोसिटी भी जो है उसी पे ही डिपेंड करती है कि किस तरह का एलिमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूज़ कर रही हूँ, एक मेरे पास यूरेनियम है, एक रेडियम है, अगर इन दोनों में से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकल रही होंगी तो इनकी जो पार्टिकल्स की स्पीड होगी या इनकी जो वेलोसिटी होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। सेकेंड स्टेप इसमें क्या है कि सेकेंड पॉइंट उन्होंने ये चीज़ हमें बताई है कि जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स होंगे, अगर आप उसको किसी भी गैस में से उसको पास करोगे या गैस में से उसको गुजारोगे तो वो उस गैस को क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा, यानी गैस के अंदर वो क्या कर देगा, आयनाइजेशन आइंस की बना देगा, या तो उस पर पॉजिटिव आयन कर देगा या उसमें नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन होगी, कैटायन और एनायन की फॉर्मेशन हो जाएगी वहाँ पे उस गैस के अंदर। देन उसके बाद अगर हम देखें तो अल्फ़ा, जितने भी अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट होती है उस पे वो असरअंदाज होती है, यानी इसका ज़्यादातर इफेक्ट किस चीज़ पे होता है, फोटोग्राफिक प्लेट पे होता है। अब फोटोग्राफिक प्लेट क्या है, ये अभी मैं एक वीडियो में आप लोगों के साथ ये पूरा जो है एक प्रोसेस करके बताती हूँ, वीडियो शेयर करती हूँ तो उसमें वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फोटोग्राफिक प्लेट यानी ऐसी प्लेट जिनको हम लोग यूज़ करते हैं फोटोग्राफ्स के लिए, ठीक है। जैसे पहले हमारे पास होता था, जो कैमरेज होते थे उनमें हम लोग रील डाल के उसके अंदर जो एक वो स्ट्रिप होती थी, तो वो हमारे पास क्या है, वो फोटोग्राफिक प्लेट होती है, ठीक है। वो फोटोग्राफिक या फोटोग्राफी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद कह रहा है कि अगर हम अल्फ़ा पार्टिकल्स को जिंक सल्फाइड पे, किस चीज़ पे, जिंक सल्फाइड पे अगर हम इसको वो करवाते हैं, बम्बार्डमेंट करवाते हैं या जिंक सल्फाइड के साथ इन अल्फा पार्टिकल्स का रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या होता है, ये फ्लोरेसेंस पैदा करता है। फ्लोरेसेंस का मतलब क्या है, फ्लोरेसेंस मीन्स उसमें वहाँ पे जो है वो एक डिफरेंट कलर्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, वो डिफरेंट कलर्स जो है वो हमें देता है, यानी वहाँ पे कलर्स की कलर्स हमारे पास वहाँ पर इसमें डिफरेंट कलर्स जो है वो रेस, उसमें से जब रेस निकलेंगी कॉपर सल्फाइड में से तो वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, तो वो हमारे पास वहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स की वजह से इस जिंक सल्फाइड में से वो एक रेस या एक कलर्ड की फॉर्म में वहाँ से उनमें से रेस निकल। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है कि अगर हम इन अल्फ़ा पार्टिकल्स को देखेंगे तो हवा में अगर हम इसको देखें अपने एटमॉस्फेयर के अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, तो ये अल्फ़ा पार्टिकल्स जो होती हैं ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेयर के प्रेशर होने की वजह से, क्योंकि हवा के अंदर हमारा जो है, हवा की वजह से जो है जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके अंदर जो अल्फ़ा पार्टिकल्स होती है वो कुछ ही फासला कवर करती है, मीन्स वो ज़्यादा डिस्टेंस या ज़्यादा वेलोसिटी, ज़्यादा स्पीड के साथ वो वहाँ से नहीं निकल सकती, वो कुछ ही फासला जो है वो कवर कर सकती है। अब ये फासला जब कवर करती हैं, ये डिपेंड करती है कि वहाँ पे हम किस तरह का एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। तो हर एलिमेंट्स में से डिफरेंट रेट के साथ या डिफरेंट वेलोसिटी के साथ जो जो रेज निकलती हैं वो उसी पे ही डिपेंड करती है कि वहाँ से जो रेज निकल रही है मुख्तलिफ एलिमेंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूरेनियम को मैं देखूँ तो यूरेनियम से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स निकलती है उनकी रेंज कितनी है कि वो तकरीबन 2.7 सेंटीमीटर तक वो फासला कवर कर सकती है। जबकि अगर हम थोरियम को देखेंगे तो ये यूरेनियम है, देन अगर मैं थोरियम को देखूंगी तो थोरियम जो है उसका मेरे पास उसकी जो रेंज होती है कि वो कितना फासला कवर कर सकती है सिंपल हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर या हवा के अंदर, वो होता है 8.6 तक,
ठीक है। तो अब देखो इन दोनों में आपको फर्क भी नजर आ रहा होगा। अभी मुझे ये बताएं कि यूरेनियम की जो स्पीड है वो एटमॉस्फेयर में कम है, और अगर मैं देखूं थोरियम को, तो थोरियम की जो स्पीड है वो 8.6 है। इसका मतलब है थोरियम की स्पीड जो है वो एज कंपेयर टू, यानी अगर मैं इसका और यूरेनियम का मुकाबला करवाऊंगी तो थोरियम जो है वो यूरेनियम के मुकाबले में उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा फासला वो कवर करती है, 2.8। देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर हम एक गोल्ड का फॉयल ले लें, यानी एक गोल्ड की एक छोटी सी पतरी ले लें या एक छोटा सा उसका स्ट्रिप ले लें, एक शीट ले लेंगे, तो उसमें से गुजरने के बाद जो अल्फा पार्टिकल्स होती है वो क्या हो जाती है, वो बिखर जाती है गोल्ड के फॉयल में से। ये अभी मैं एक एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड ने इस पर एक एक्सपेरिमेंट किया हुआ था जिसमें उसने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी की थी, तो वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो गोल्ड फॉइल में से अगर हम इन अल्फा पार्टिकल्स को देखें, जब वो इस गोल्ड की फॉइल में से गुजरती है तो इनका जो रास्ता होता है ये क्या करती है, ये डिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी सीधी ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ये मूव नहीं करती, बल्कि ये इधर उधर जो है वो दाएं और बाएं की तरफ ये क्या करती है, इसकी मूवमेंट होती है, ये अपना रास्ता तब्दील कर लेती है। और तकरीबन ये कितना रास्ता से अपनी कितना रास्ता तब्दील करती है, यानी कितने मीटर या कितनी डिग्री पे ये उस रास्ते से मुड़ जाती है। ये तकरीबन अपने सीधे रास्ते से जो है वो 2 से 3 डिग्री तक ये मुड़ जाती है। ठीक। देन उसके बाद कहते हैं कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है कि अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन्स इनको प्रोवाइड करें, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमारे पास यही होगा कि आप उसको अगर इलेक्ट्रिसिटी दे देते हो, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, या फिर अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड दे देते हो, ठीक है, मैग्नेट या मकनातीस वहाँ पे इस्तेमाल करते हो, तो वहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल्स होती हैं ये क्या करती है, ये इन दोनों चीज़ों पे असरअंदाज होती है, यानी वो इलेक्ट्रिसिटी पे या इलेक्ट्रॉन्स पे भी अपना इफेक्ट दे सकती है और वो मैग्नेटिक फील्ड पे भी असरअंदाज होती हैं, जिससे ये जाहिर होता है क्या, क्योंकि अगर मैं इसको देख लेती हूँ, इलेक्ट्रिसिटी देखो तो उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स जो वो मूव करते हैं, तभी हमारे पास एक जब चार्जेस फ्लो करते हैं तो चार्जेस में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज जो है वो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को, इलेक्ट्रॉन्स को। जब इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं किसी भी वायर के अंदर, तो वो क्या है, वहाँ पे जो बनती है वो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी इस पर नेगेटिव चार्ज है। और अगर हम मैग्नेट को देखेंगे तो मैग्नेट के ऊपर क्या होता है, एक उसका नॉर्थ पोल होता है और उसका साउथ पोल को अगर हम देखें, तो ये कह रहा है कि जब अल्फा पार्टिकल्स इन दोनों पर असरअंदाज होती हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी कोई ना कोई चार्ज मौजूद है जिसकी वजह से ये इन दोनों पर असरअंदाज होती है। ठीक। फिर उसके बाद है कि अल्फा रेज जो है ऐसे पॉजिट्रॉन चार्ज है। पॉजिट्रॉन का मतलब है कि अल्फा रेज अगर हम देखें तो अल्फा हमारे पास क्या होती है, ये पॉजिटिव चार्ज होती है। क्या होती है, चार्जेस तो हैं, पार्टिकल्स हैं, लेकिन कौन सा पार्टिकल है, जिसके ऊपर प्लस का चार्ज मौजूद है। जैसे कि जिनका मास जो है वो हाइड्रोजन एटम से दुगना होता है, यानी अगर मैं हाइड्रोजन का एटम देखूं तो हाइड्रोजन का एटम मेरे पास एक के बराबर होता है, ठीक है। अगर अब इसको मैं दुगना करूंगी तो ये कितना हो जाएगा, एक और एक कितना हो गया, 2। अगर पीरियोडिक टेबल में हम इसको देखें, ठीक है, कि यहाँ पे ये कह रहा है कि जिनका मास हाइड्रोजन एटम से 4 गुना ज़्यादा होता है, 2 गुना नहीं है, 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है। जब इसका मास, यानी हम इसके मास के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ। अब यहाँ पे वो ये कह रहा है कि आपके पास क्या है, जो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास कौन सा चार्ज होता है, ये हमारे पास जो है वो है पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल्स जितनी भी है वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उन पे प्लस का चार्ज होता है। जब इन अल्फा पार्टिकल्स पे प्लस का चार्ज होता है तो इसी क्या होंगे, इसको हम कहते हैं कि अगर इसका मास हम देखेंगे कि इसका जो मास है वो कितना है, वो हाइड्रोजन से ग्रेटर है, कितना, 4 गुना। क्योंकि अगर मैं हाइड्रोजन को देखूंगी तो मेरे पास जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है वो कितना है, वो 1 है। अब वो कह रहा है कि इसका हाइड्रोजन, इसका जो एटॉमिक मास है वो हाइड्रोजन से 4 गुना ज़्यादा होता है, और इस पर जो चार्जेस होती हैं वो भी क्या हो जाएंगी, वो दुगनी हो जाती है, मीन्स डबल हो जाएगी। अब दुगनी चार्जेस कैसे होंगी, अगर मैं देखूँ न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में मेरे पास प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। अब प्रोटॉन जो है तो मेरे पास कितना होगा, प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होती हैं, ठीक है। अब यहाँ अगर मैं इस हाइड्रोजन के एटम को ले लेती हूँ तो हाइड्रोजन में एक ही उसका जो है वो प्रोटॉन होता है, सिंपल, उस पर प्लस चार्ज होता है और उसमें कोई भी न्यूट्रॉन मौजूद नहीं होता।
अब हम इस तरह कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि इसका जो वो होता है प्रोटॉन वो दुगना होता है, तो इसके प्रोटॉन को अगर मैं प्रोटॉन जो है वो 2 कर देती हूँ और इसका नाइट्रोजन अभी तक हमें इसको देख लेते हैं, और इसका जो टोटल मास है वो कितना है, वो जो है वो 4 है। अब 4 कब बनता है किसी भी एटम का मास आपके पास, कब हम कहते हैं कि जब हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को ऐड कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, इस 4 में से इन 2 प्रोटॉन्स को माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 ही हो जाएगा। ठीक है, 2 हो गया। अब ये जो 2 आ गया है ये क्या है, ये इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब भी अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, वो न्यूट्रल पार्टिकल है। तो ये 2 हो गए। अब यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं प्लस कर दूंगी तो मेरे पास कितना हो जाएगा टोटल, फिर ये मेरे पास टोटल जो है वो 4 इसका मास बन जाएगा। यानी जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनका अगर मैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट देख लेती हूँ, कौन सा एलिमेंट, हीलियम को अगर हम देखें, जो कि हमारे पास आता है पीरियोडिक टेबल में नंबर 2 पोजीशन पे। ठीक है, एक नोबल गैस है ये हमारे पास। अब हीलियम को अगर मैं पीरियोडिक टेबल में चेक करती हूँ तो ये मेरे पास आता है, इसका 2 एटॉमिक नंबर है, और उसका जो मास नंबर है हीलियम का वो कितना होता है, मास नंबर इज 4। अब यहाँ पे अगर आप देखो कि हाइड्रोजन से 4 गुना ज़्यादा हो गया, यानी वो 4 बन गया। तो जितने भी अल्फा पार्टिकल्स के ज़र्रात होते हैं उनका जो न्यूक्लियाई असल में होता है वो क्या होता है, वो हीलियम के पार्टिकल को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी हीलियम जो है वो हमारे पास कौन से होते हैं, जितने भी अल्फा ज़रात होते हैं असल में वो क्या होता है, वो हीलियम के पार्टिकल्स या हीलियम का न्यूक्लियाई ही होता है। चलिए अब ये हमारे पास था क्या, एल्यूमिनियम या गोल्ड फॉयल। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जिसमें ये, इसको आप ज़रा देख लो कि किस तरह रदरफोर्ड ने ये गोल्ड में से फॉयल, गोल्ड के फॉयल में से कैसे उसने अल्फा पार्टिकल्स जो है वो डिस्कवर किए थे। पहले वो एक एटम बता रहा है, एटम का न्यूक्लियस उसने बता दिया। ठीक है, ये लॉर्ड अर्नस्ट इसने हमें बताया था। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो इसमें अगर नज़र आ रहा हो तो ये जो हमारे पास है, ये जितनी भी ये शीट्स उन्होंने यहाँ पे रखी है ये किस चीज़ की बनी है, ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई है। ठीक है, और इनके बीच में इन्होंने एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, किसका, एलो गोल्ड के एक फॉयल का। यहाँ पे अगर आप देखो ये एक लेड बॉक्स है, इसमें से अब वो उसके ऊपर क्या करता है, रेस पास करी, एक रोशनी इसके, और यहाँ पे इन्होंने 2 इसके अंदर जो है वो सुराख किए हुए, इन सुराख के जरिए ही ये रेस जो है ये आगे से निकलेंगी, फिर आके इस गोल्ड की फॉयल पे ये पड़ेंगी। अब यहाँ पे इसको आप देखो, ये क्या है, सोर्स किस किस चीज़ का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल्स हैं हमारे पास। ठीक है, अब इन अल्फा पार्टिकल्स को हम यहाँ से निकाल रहे हैं, और जैसे ही ये गोल्ड की फॉइल में से आएंगे, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में आने के बाद ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, जो कि अभी ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। सॉरी, ये जो है कुछ जो है वो स्ट्रेट हो जाती है और कुछ अपनी रास्ता जो है वो स्ट्रेट की बजाय वो अपना रास्ता मोड़ देती है। अब वो जो एक पार्टिकल वहाँ निकला था जिसने अपना रास्ता चेंज किया था, वो असल में हमारे पास है क्या, अल्फा पार्टिकल्स है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, क्योंकि ये बीच में जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो अल्फा पार्टिकल्स जो है वो क्यों अपना रास्ता चेंज कर रही होती हैं, वो रास्ता इसलिए चेंज करती है क्योंकि हमने यही बोला था, क्योंकि ये न्यूक्लियस के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है, जब अल्फा पार्टिकल्स भी आके इसके साथ टकराएंगी तो ये क्या करेंगी, ये अपना रास्ता चेंज करके किसी दूसरी तरफ चली जाएंगी। अब यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ बताई है कि जितने भी मोस्टली हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स होती है, जब ये इस गोल्ड फॉयल में से गुजरती है विदाउट एनी डिफेक्शन, मतलब डिफेक्ट नहीं करती, अपना रास्ता चेंज नहीं करती है। क्यों, उसकी वजह ये होती है क्योंकि ज़्यादातर एटम का जो, ये एटम की जो जगह होती है ये ज़्यादातर क्या है, वो एम्प्टी है, खाली होती है। सो सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, लेकिन कुछ बीच में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल को अपना रास्ता तब्दील करना पड़ता है। और वो क्यों होता है, बिकॉज दे मोस्ट हैव अप्रोच सम फिजिकली पॉजिटिवली चार्ज रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक जो इसके भी सामने जो है वो न्यूक्लियस आ जाता है, तो न्यूक्लियस की वजह से न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि इन पार्टिकल्स को मजबूर कर देता है कि वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती हैं। देन उसके बाद क्यों कुछ हमारे पास ऐसे अल्फा पार्टिकल्स होती है जिनको इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऐसा देखा गया है कि वो अपना रास्ता चेंज कर लेती है, जिसकी वजह से हमें एक चीज़ ये पता चली है
कि ज़्यादातर जो न्यूक्लियस है हमारे पास कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, कि अगर आप किसी एटम को तो देखो तो एटम के अंदर जो है वो कोई छोटा सा ही छोटी सी एक जगह होती है जिसके अंदर उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी न्यूक्लियस ने पूरे एटम को या पूरे एटम को घेरा नहीं होता, न्यूक्लियस एटम के एक छोटा सा स्मॉल पार्टिकल होता है। अब अगर हम देखें इन अल्फा पार्टिकल्स को कंपैरेटिवली डेंसर, यानी उसका मास जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, वो डिफ्लेक्टेड बाय द न्यूक्लियस, तो मास ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस उसको मजबूर कर देता है कि वो अपना रास्ता तब्दील कर लेती हैं। और इससे हमें ये चीज़ भी पता चल रही है कि कंप्लीट जितना भी मास एटम का होता है दैट मस्ट बी विद इन अ न्यूक्लियस, के एटम का जितना भी मास होता है वो ज़्यादातर कहाँ पर होता है, वो उसका न्यूक्लियस ही होता है। तो ये था हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स किस तरह एल्यूमिनियम फॉयल पे। चलिए, अब ये हो गया हमारे पास। देन नेक्स्ट अब हम आते हैं जो हमारे पास बाकी, अच्छा हमारे पास टाइम भी ओवर हो चुका है। तो ये होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा कि हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स क्या होती हैं। इज इट क्लियर? चलिए, अब इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट जो पार्टिकल्स हैं वो बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स, इंशाल्लाह इसको हम जो है अब अपनी नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो अभी आपका नेक्स्ट पीरियड भी होगा, आई थिंक इंग्लिश का पीरियड होगा या बायो का पीरियड होगा, तो उसको भी अभी आप लोग देख लेना, वो भी होगी। और मैथ्स का पीरियड भी होता है, जो कि मैथ्स तो आपके पास वो डेली होता है, तो बायो और इंग्लिश में से कोई एक ही होगा। देन और केमिस्ट्री और फिजिक्स में तो आज फिजिक्स का था, तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह जो है वो फिर हम लोग केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अभी ये हो गया हमारे पास आज का टॉपिक अल्फा पार्टिकल्स। सो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे बीटा पार्टिकल्स और गैमा पार्टिकल्स को फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।